बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में 4 जुलाई जो है उसके करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जुलाई का लेक्चर 3 है हमारा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ईसीओ समिट की, जहाँ पे शिवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और देखेंगे उन्होंने वहाँ पे क्या जो है वो ईसीओ समिट के अंदर बातचीत की है, यानी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो समिट है उसमें बातचीत क्या हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया जो है वो अब प्लान कर रहा है जी कि $230 मिलियन के ड्रोन्स जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर बनाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो तो उसे किसी और के जो है वो दस्ते नगर ना होना पड़े, या जैसे लास्ट टाइम उसने इसराइल के जो है वो इस्तेमाल किए हैं तो अब वो अपने डोमेस्टिक इस्तेमाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब का कहना है कि हम एआई जो है वो एक हकीकत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हर सेक्टर के अंदर, और फिर जो है पाकिस्तान जो है वो एआई के साथ जो है वो अपनी गवर्नेंस को आगे लेके जाएगा। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक बड़ी न्यूज़ कि रशिया जो है वो पहला मुल्क बन गया है जिसने एक्चुअली में जो है हम ये कह सकते हैं कि तालिबान को ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया। तो एक बड़ी न्यूज़ है कि किसी मुल्क ने जो है वो स्टार्ट किया है, और अब यह आहिस्ता आहिस्ता मजीद कंट्रीज भी इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी टेररिज्म जो है या दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही पाकिस्तान से। तो 30 टेररिस्ट जो है वो आईएसपीआर का कहना है उन्होंने जो है वो मारे हैं, और वो लोग जो नॉर्थ वजिस्तान के रास्ते जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहे थे, और वो इंडिया के जो है वो बेसिकली उनको इल्जाम लगाया गया कि इंडिया उन्हें यहाँ पे भेज रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी कि एयर चीफ जो है वो इस टाइम पे यूएस के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है मीटिंग्स जो अटेंड कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक लैंडमार्क जो है वो इनका टूर है, क्योंकि दहाइयों के बाद या खास करके 10 साल के बाद किसी एयर चीफ ने जो है विजिट किया अमेरिका का। तो हम देख रहे हैं कि भाई अमेरिका और पाकिस्तान की जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं हर अगले दिन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ईरान का, कि ईरान क्या कह रहा है कि भाई वो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, यानी वो एटमी फैलाव का अभी भी जो है वो हकदार नहीं है, या वो अभी भी ये चाहता है कि वही वो फैलाव का हिस्सा न बने। बावजूद इसके कितनी वॉर हुई, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम एटम बम वगैरह नहीं बनाएंगे, हम उस ट्रीटी का हिस्सा ही रहेंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था कि जो यूएस एड है उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसको बंद कर दिया गया, तो प्रॉपरली ही उसको शट डाउन कर दिया गया अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये कर्टेन जो है फॉल हो गया, 60 साल के बाद जो है यूएस एड जो है उसको बंद कर दिया गया, तो अब जो है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट है कि यूएस जो है उसने पाबंदियां लगा दी हैं, और अपनी पहली वेव जो है उसने पाबंदियों की लगाई है ईरान के ऊपर। इससे पहले आपने देखा था कि उसने कहा था कि भाई चाइना जो है वो बड़ी ट्वीट के अंदर कहा था कि अब बाय कर सकता है ईरान का ऑयल। तो अब वो कह रहा है कि भाई ईरान का जो रवैया है वो काफ़ी हार्ड है, इसलिए जो है अब हम इसके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। तो पाबंदियां लगा दी है, यानी एक तो अगले को आप तबाह भी करें और कहें कि वो आगे से खड़ा क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी रशिया जो है उसकी प्यूटन की और ट्रम्प की फ़ोन कॉल हुई, और वहाँ पे जो है ये कहा गया प्यूटन साहब की तरफ से कि मैं इस जंग को जो है वो ख़त्म नहीं करूँगा जब तक मेरे गोल ख़त्म नहीं होंगे, यानी कि जो यूक्रेन वॉर है उसको भी आगे लेके चलूँगा। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ईसीओ की न्यूज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। अब ये ईसीओ के अंदर पाकिस्तान जो है वो बैठा हुआ है, पाकिस्तान का डेलीगेशन साइड पे ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, और ये तारिक फातमी और बाकी लोग यहाँ पे खुरम दस्तगीरी बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पे इस साइड पे अगर आप देखिए तो ये जो है वो ईसीओ कंट्रीज का मैप है बेसिकली। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, और ये बाकी सारे के सारे सेंट्रल एशियन नेशंस हैं। ये ईसीओ क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1964 में आरसीडी के नाम से जो है वो बनाया गया था। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो है, उसके बाद इसको जो है वो ईसीओ का नाम दिया गया। और 1992 के अंदर जब ये सेंट्रल एशियन नेशंस जो है वो आज़ाद हुई तो भी इसका हिस्सा बनी। तो उसका ये समिट है। एट समिट ECO summit, PM Shehbaz Sharif's call for regional cooperation टू कन्फ्रंट ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, और ये 4 जुलाई को जो है शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बातचीत की है। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईसीओ का जो समिट है, जो हाई लेवल की मीटिंग है, जहाँ पे जो है वो हुकूमत के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकात होती है, तो वहाँ पे मौजूद हैं। और ये 17th ईसीओ समिट है बेसिकली, और ये कहाँ पे हो रहा है जी, आज़रबाईजान के अंदर हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 17th ईसीओ समिट जो है वो आज़रबाईजान के अंदर हुआ। ठीक है, और इसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इलाकाई ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको बातचीत के ज़रिए जो है वो हल किया जाए। जैसे कि ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कहा उन्होंने कि भाई हम चाहते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू हल हो, वॉर जो है वो हल नहीं है। वो कि उन्होंने कंडेम वगैरह किसी को नहीं किया यहाँ पे इसराइल को, या जो है वो
बात करें अमेरिका की, किसी को कंडेम नहीं किया। साथ में इंडिया का जिक्र किया गया, भाई इंडिया जो है उसका जो एग्रेसिव पोस्टर है पाकिस्तान को लेके या रीजन को लेके, उससे भी खित्ते के अंदर जो है वो अमन जो है वो खराब हो रहा है। तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अनलॉफुल है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि जो इंडिया जो है वो कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भाई इंडिया जो है उसने बेसिकली हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको यूनिलेटरली जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, ये भी बहुत गलत है। ये भी रीजनल पीस के खिलाफ है, इंडिया के जितने भी एक्ट्स हैं, और ये थ्रेट कर रहा है रीजनल स्टेबिलिटी को। तो इससे जो इलाकाई जो ताउन है वो भी खराब होगा, और दूसरा जो इस खित्ते का जो अमन है वो भी बर्बाद होगा, ठीक है। तो उन्होंने यानी काफ़ी जो है वो इंडिया को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसके हवाले से उन्होंने पॉइंट आउट किया, और ये ऐसा फॉरम है कि जहाँ पे इंडिया को पॉइंट आउट करना बनता था, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो इन कंट्रीज़ के साथ में वो आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल एशियन नेशंस जो है वो यहाँ पे एनर्जी है, और हर कंट्री ही ये चाह रहा है, रशिया हो या चाइना हो या इंडिया हो, कि भाई वो मालिक के साथ आगे बढ़े। तो अगर पाकिस्तान अपने लिए यहाँ स्पेस बनाता है तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान वैसे भी अब नई मार्केट्स की जो है वो तलाश में है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अज़रबैजान जो है इनकी बायलैटरल मीटिंग भी हुई है इसी के दौरान ही, और जिन्होंने बातचीत की है कि भाई हम अपने मामलात जो है वो आगे लेके चलेंगे और अपने जो है वो मज़ीद ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। और ये बहुत प्रोडक्टिव कहा जा रहा है जी मीटिंग रही है, बायलैटरल ट्रेड को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ठीक है, एनर्जी को लेके खास करके, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेके, क्योंकि अज़रबैजान के पास एनर्जी के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, तो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे बातचीत की गई है। तो बेसिकली यानी कि जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अब जो है वो काम करने का ख्वाह है, तो ये एक पॉजिटिव एज है पाकिस्तान के लिए, अगर पीसीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब की बात थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, इंडिया प्लान्स 230 मिलियन ड्रोन इंसेंटिव आफ्टर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सोर्सेज से, ठीक है जी, कि 230 मिलियन का वो इंसेंटिव दे रहा है अपनी लोकल इंडस्ट्री को कि भाई आप ड्रोन्स बनाओ, ठीक है। और ये डॉलर्स हैं, यानी 230 मिलियन डॉलर्स का इंसेंटिव देगा कि अगर आप बनाते हो तो हम आपको टैक्स से फ्री करेंगे, ठीक है, इतने टाइम के लिए हम आपको बेनिफिट्स देंगे। क्योंकि अब जो है हम ये देख रहे हैं जो आने वाला वक्त है वो बेसिकली ड्रोन वॉरफेयर का है। जैसे अभी हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर में ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से इसराइल और ईरान की वॉर के अंदर आपने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से हुआ। तो अब ड्रोन्स जो है वो नेक्स्ट लेवल की एक वॉरफेयर है, जिसमें हम देख रहे हैं दुनिया तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही है, और ये इंडिया का जो स्टेप है वो इसलिए है कि भाई हम अपने मुल्क को जो है वो मुस्तहकम कर सके और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें। तो वो कह रहे हैं भाई हम 234 मिलियन जो है वो इंसेंटिव देंगे स्कीम की 3 सालों के दौरान। ये सिर्फ 3 सालों के लिए है कि 3 सालों में हम ये चाहते हैं कि जो बूस्ट करें अपनी जो डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री है उसको आगे लेके जाएं। और क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है, चाइना के साथ मिलके और टर्की के साथ मिलके। अब देखा कि आपने वॉर में पाकिस्तान ने चाइना के जो ड्रोन्स थे उनको इस्तेमाल किया, और 300 से 400 ड्रोन्स जो है पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंके हैं, ठीक है, या भेजे हैं। तो बेसिकली अब पाकिस्तान, चाइना और टर्की काम कर रहे हैं ड्रोन्स में, तो वो भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहा है। वो भी आपको पता है इसराइल के साथ मिलके काम कर रहा है कि हमारे यहाँ जो ड्रोन फेंके गए वो हेरॉप ड्रोन्स थे, जो कि इसराइल की IAI कंपनी के बने हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट ड्रोन्स थे। तो अब वो अपने लिए बना रहा है। उसका टारगेट क्या है कि 40% जो है वो ड्रोन्स 2028 तक, यानी कि आज से 3 साल बाद में वो अपने 40% ड्रोन इंडिया के ही मेड बाय इंडिया हो, जो कि वो नेक्स्ट पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करे। यही कर सकता है, और कहाँ उसने करने हैं, ठीक है। तो उसकी कोशिश है 2021 के बाद से मुसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि भाई वो अपनी जो सेल्फ रिलायंस है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको आगे लेके जाए और मजीद आगे बढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान और एआई की, कि भाई एआई जो है वो पाकिस्तान में कहाँ जा रहा है। प्लानिंग मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि कॉल फॉर एआई इंटीग्रेशन क्रॉस सेक्टर्स, कि हम ये चाह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि अब एआई जो है वो एक हकीकत है, और इस हकीकत को जो है वो बदला नहीं जा सकता। तो अब हमें इसके साथ काम करना है ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है गवर्नमेंट की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, गुड गवर्नेंस के अंदर भी कोड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पुशेस फॉर एआई इंटीग्रेशन अक्रॉस की सेक्टर्स टू ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है जी। कि अब क्या हो रहा है जी कि अब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हम जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनमें हम प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। 12 इदारों को खास करके उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें एजुकेशन शामिल है, हेल्थ शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है और गवर्नेंस शामिल है, कि इन सब को हम इंटीग्रेट करेंगे एआई के साथ, और एआई के थ्रू हम इनसे काम लेंगे, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए या
जो पूरा चेक एंड बैलेंस है उसके लिए हम जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए वो कह रहे हैं भाई हम क्या कर रहे हैं जी, हम इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं छोटे लेवल के ऊपर जो होते हैं, ठीक है, टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं और हम जो है वो नेशनल टास्क फोर्स ऑन एआई बना रहे हैं, ठीक है। कि वो उसका काम ही क्या होगा कि वो एआई को देखेगी कहाँ-कहाँ, किस-किस इदारे में, किस-किस जगह पे जो है फिट बैठ रही है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि हम जो है वक़्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वो कह रहे हैं जी कि हम गवर्नमेंट के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर, एकेडेमिया के अंदर, एजुकेशन के अंदर यानी कि और प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स जो है उनको बुला रहे हैं कि भई वो हमारे साथ मिल के काम करें और हमें बताएँ कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो हमने से करना है। हम वर्कशॉप्स इसकी कंडक्ट करेंगे और पूरा एक जो है पैरामीटर लेके हम चलेंगे कि कैसे हम एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। इसके साथ 3D प्रिंटिंग की उन्होंने बात की, वैक्यूम टेक्नोलॉजी की बात की, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बातचीत की जा रही है। पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या सरकारी इंतज़ामिया की, तो शायद वो अब भी बहुत ज़्यादा पीछे है और वही पुराने ज़माने की घिसी-पिटी है कि फाइल्स और वही काम और दफ़्तर में चले जाएँ तो आपको फिर जो है वो सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे इनका ट्वीट भी है कि भाई जो अब पेशरफ्त की गई है प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब की ज़ेर सदारत में कि मसनूई जो ज़हानत है उसके लिए टास्क फोर्स का इजलास हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से इसको 12 महकमों के अंदर फर्स्ट जो है प्रायोरिटी के ऊपर इसको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। ये मीटिंग्स कुछ पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और एक बिग न्यूज़ है और अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी न्यूज़, दुनिया के लिए बड़ी न्यूज़ और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है? और वो क्या है कि रशिया जो है वो पहला कंट्री बन गया जिसने तालिबान की हुकूमत को जो है वो तस्लीम कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था अफ़गानिस्तान के लिए भी कि उसे कोई ना कोई रिकॉग्नाइज़ करे, एटलीस्ट एक स्टार्ट हो, ठीक है? इससे पहले आपने देखा कि चाइना जो है वो इनके एम्बेसडर्स को जो है बुला चुका है, लेकिन ऑफ़िशियली उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया था। पाकिस्तान ने जो है वो आपने देखा लास्ट मंथ 2 महीने पहले जो है उसने भी एक सिलसिला स्टार्ट किया था अप्रैल से, कि भई हम भी जो है तालिबान की गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और एम्बेसडर्स एक्सचेंज किए गए थे। इसके साथ-साथ यूएई जो है, अज़रबैजान जो है उन्होंने भी एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन ऑफ़िशियली अभी तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तालिबान जिनके खिलाफ 20 साल अमेरिका लड़ता रहा और जिसको उसने ये कहा हुआ था कि भाई ये कौन है जी? ये बेसिकली तालिबान दहशतगर्द हैं और उनको जो है हिट लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, उनके जो सरबराह हैं उनके सरों की कीमत रखी हुई है। तो ऐसे में उनको रिकॉग्नाइज़ करना किसी मुल्क के लिए, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतना आसान नहीं था, ठीक है? तो बेसिकली रशिया जो है उसने हिम्मत की है और रूल बेस्ड ऑर्डर को तोड़ा है, ठीक है? रूल बेस्ड ऑर्डर को यहाँ कैसे तोड़ा? देखिए, रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है आईआर के अंदर? रूल बेस्ड ऑर्डर ये है कि भई हर तरफ जमहूरियत होनी चाहिए, ठीक है जी? और ह्यूमन राइट्स जो है वो होने चाहिए। खुद वो बेशक जो तबाही करें वो करें, ठीक है? चाहे अफ़गानिस्तान में हो, चाहे गज़ा के अंदर हो, ईरान के अंदर हो, जहाँ पे भी हो। लेकिन वो कहते ज़रूर है कि भई इंसानी हुकूक होने चाहिए, ठीक है? और सबसे बढ़ के लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो वो जमहूरियत जो वो चाहता है, वो जमहूरियत अफ़गानिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो जब तक वो जमहूरियत नहीं आएगी जो अमेरिका चाहता है, लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है? जो पाकिस्तान के अंदर है या बाकी दुनिया के अंदर है, तो जब तक वो नहीं आएगी तब तक तालिबान को रिकॉग्निशन यूएन से एटलीस्ट नहीं मिलना, ये याद रखिएगा, ठीक है? और अमेरिका भी उसको वो रिकॉग्निशन नहीं देगा क्योंकि रूल बेस्ड ऑर्डर का हामी है। लेकिन रशिया जो है वो क्योंकि खुद रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता, समझ रहे हैं? वो खुद अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इसी तरह से चाइना नहीं मानता, तो रशिया और चाइना के बारे में ही था कि शायद इनमें से कोई जो है वो एक आध मुल्क पहले रिकॉग्नाइज़ करो, फिर डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे चलेगा, ठीक है? तो रशिया जो है उसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ कर लिया है तालिबान लीड गवर्नमेंट को, ठीक है? जुमेरात को ये जो है सिलसिला हुआ है और वो पहला मुल्क बन गया है जिसने जो है ये रिकॉग्नाइज़ किया 2021 के बाद, जब से ये तालिबान जो है पावर के अंदर वापस आए हैं, ठीक है? और ये क्या अब बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाएगी, ये जो मूव है बेसिकली। और तालिबान जो है उनको इससे पहले आपको पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, उनके पास भी यही लिस्ट था रशिया के पास, लेकिन उसने रिमूव कर दिया, ठीक है? कि भाई अब जो है वो आप दहशतगर्द नहीं हैं, अब आपके पास एक रियासत मौजूद है। और वो ये कह रहे हैं हम ये इसलिए चाहते हैं कि इससे एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है उस रीजन के अंदर वो कम होंगे, ठीक है? दूसरा आईएसआईएस जो है यानी खुरासान की जो ब्रांच है इनकी, उसके ऊपर हमें काबू करने में जो है वो मदद मिलेगी क्योंकि आईएसआईएस जो है वो हमला करती है बार-बार रशिया के अंदर और रशिया को टारगेट करती है। वो किसी और मुल्क को नहीं करती। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रशिया को करती है, तो रशिया को इससे थ्रेट है कि भाई ये मुझे क्यों टारगेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसको कहीं से स्पॉन्सर किया जा रहा है मेरे दुश्मनों की साइड से। तो चाइना, पाकिस्तान और यूएई जो हैं और उज़्बेकिस्तान जो हैं, इन्होंने इससे पहले डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की भी है काबुल के साथ, लेकिन किसी ने भी जो है वो एक्सटेंड नहीं किया फुल रिकॉग्निशन की तरफ। अभी तक कंप्लीटली किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। तो अफ़गान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी साहब जो हैं वो कह रहे हैं भई ये एक ब्रेव डिसीजन है कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से हम ये चाहते हैं कि बाकी ममालिक भी ऐसे ही करें। वो कि अभी आपको पता है उनकी एसेट्स भी फ्रीज़ हैं इंटरनेशनली, अफ़गानिस्तान के सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हुई हैं उसी तरह से।
तो वो उन पे जो है ना हालात वैसे ही हैं। और उनकी अगर अंदर बात करें हम फंडामेंटल राइट्स की, तो उसके ऊपर भी हम रोज रिपोर्ट सुनते हैं, भाई औरतों के एजुकेशन को वो नहीं करने दे रही है, वो इनके लिए प्रोपेगेंडा ही बेसिकली जो है वो भी हम सुन रहे हैं। तो रशिया ने किया, इसका मतलब अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब चाइना बहुत जल्द करेगा। अगर चाइना करेगा तो फिर शायद पाकिस्तान में भी हिम्मत आ जाए, बाकी रीजन के अंदर भी। तो इससे जो है वो एक अच्छा जो है वो एक स्टार्ट हुआ है तालिबान के लिए खास करके। नेक्स्ट बात करते हैं जी दहशतगर्दी की। तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये वो चीज़ें हैं जो कि बरामद की गई हैं। जो दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं लास्ट नाइट को, 30 के करीब दहशतगर्द जो हैं, जिनको कहा गया कि भाई ये टीटीपी के लोग हैं और इंडियन स्पॉन्सर्ड है। बेसिकली बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा लेके आए थे इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। तो ये घुसने की कोशिश कर रहे थे नॉर्थ वजीरिस्तान से, तो इनको पकड़ा गया है और मारा गया वहाँ पे। तो 30 टेररिस्ट जो है उनको किल किया गया नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ से। आईएसपीआर का ये कहना है, ठीक है। और ये सामान वगैरह उनसे पकड़ा गया है। तो ये 30 जो है दहशतगर्द है, और जिनका ताल्लुक जो है किससे है जी, इनका ताल्लुक एसपीआर का कहना है इंडियन प्रॉक्सी से है, ठीक है। यानी इंडिया जो है वो इनको पालता है, इनको फंडिंग करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, सब कुछ इनके लिए करता है, और फिर उसे पाकिस्तान भेज देता है कि आप जाओ पाकिस्तान में जाके तबाही करो। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये मौजूद है और नॉर्थ वजिस्तान से जो है अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया जी, 2 और 3 जुलाई की रात को जो है वो बेसिकली एक ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर ये तहरीक तालिबान के जो लोग हैं इनको मार गिराया है। और ये कहा जा रहा है इनके पास लार्ज जो है वो वेपन्स भी मौजूद थे, एक बड़ा स्टॉक मौजूद था वेपन्स का, ठीक है। और एक्सप्लोजिव रिकवरी भी इनसे की गई है, यानी कि धमाका खेज मवाद जो है वो भी इनके पास मौजूद था, जो शायद उन्होंने मुहर्रम के अंदर या कहीं पर भी इस्तेमाल जो है वो करना था। तो इसके ऊपर क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है, तो आसिफ जरदारी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो कहा है कि भाई वेल डन, ने यानी शाबाश दी है फौज को कि आपने बहुत अच्छा किया और आप जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्वीट भी आया हुआ है कि हसन खेल ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर भारतीय हिमायत याफ्ता जमात फितनत अल ख्वारिज के दहशतगर्दों की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर की दरअंदाजी का नाकाम, 30 ख्वारिज हलाक, ठीक है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक जो है वो गुडविल का मैसेज है। तो पाकिस्तान में यानी कि दहशतगर्दी जो है बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, एयर चीफ साहब जो हैं उन्होंने मीटिंग्स जो है वो आजकल होल्ड कर रहे हैं यूएस के अंदर, और अपने जो है वो काउंटर पार्ट से उन्होंने मुलाकात की है यूएस के अंदर। तो ये आप सामने पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, कि भाई हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं, ठीक है, या एयरफोर्स के जो हेड हैं बेसिकली वो अमेरिका में मौजूद हैं। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट जो है माना जा रहा है, वो कि इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो एयर चीफ साहब हैं, ठीक है, जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं, ये सीनियर अमेरिकन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो है मुलाकातें करेंगे। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन साथ में ये पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकातें करेंगे, ठीक है। तो ये जो विजिट है ये अपनी नौयत का बहुत अहम विजिट माना जा रहा है, क्योंकि 10 साल के बाद, ठीक है, ये शायद इससे भी ज्यादा अरसा हो चुका है कि जब हमारे किसी एयरफोर्स के चीफ ने जो है वो अमेरिका का विजिट किया था और इस तरह से हाई लेवल की मीटिंग्स की थी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान अमेरिका की जो कॉपरेशन है वो नीचे जा रही थी, वो कम हो रही थी, और उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान की हिमायत थी, या पाकिस्तान को अमेरिका की हिमायत थी, जो जब हम देखते हैं कि 9/11 के बाद एक पूरा सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो वो काफ़ी कम हो चुकी थी पिछले 10 सालों के दौरान ही। और ख़ास करके जो ट्रंप साहब की फर्स्ट टाइम थी उसमें भी। तो अब हम देख रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें वापस आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई इनकी हाई लेवल की मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बातचीत हुई है या क्या तय हुआ है, उसकी अभी जो है डिटेल्स आना बाकी हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो मानी जा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ज़ाहिर बात है एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उसकी जो है एंगेजमेंट दोबारा से जा रही है, और शायद हम जो है वो मज़ीद दोबारा से अमेरिका के जो है करीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी, ईरान जो है वो अभी भी कह रहा है कि हम कमिटेड हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि एटमी फैलाव का हिस्सा नहीं बनना। ये एक ऐसी ट्रीटी है बेसिकली, ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी कि जो ममालिक इसके हिस्सेदार हैं वो ये कहते हैं कि हम एटमी फैलाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी हम एटम बम नहीं बनाएंगे, एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, और ना ही उसको आगे कहीं फैलाएंगे, ठीक है। तो हम यानी कि सिविलियन पर्पसेस के लिए तो यूज करेंगे, लेकिन हम मिलिट्री पर्पसेस वगैरह के लिए जो है वो हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। ये इस ट्रीटी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब ईरान दोबारा से ये कह रहा है कि भाई हम जो है, आप बेशक हम पे इल्जामात लगाएं या जो भी करें, लेकिन हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं दुनिया को कि हम पहले भी कमिटेड थे, अब भी कमिटेड हैं। अपनी सिक्योरिटी तो अपनी जगह, लेकिन हम जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा ही रहेंगे, वो ट्रीटी हम खत्म नहीं कर रहे, और हम जो है कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बात उन्होंने तब कही है जब जर्मनी ने इनके ऊपर एक इल्जाम लगाया कि भाई आपने अब आईएईए को क्योंकि मना कर दिया। आपने देखा आईएईए के आज मेंबर्स जो हैं वो ये भी वापस भी जा रहे हैं वियना, ठीक है, और आज यानी फ्राइडे को ये वापस जा रहे हैं यहाँ से, ईरान से,
क्योंकि अब ईरान ने मना कर दिया कि हम तो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारी साइट्स को देखें, ठीक है। और उन्होंने ऑफिशियली जो है, आपने देखा पहले पार्लियामेंट से पास किया गया और उसके बाद जो है वो सिग्नेचर वगैरह हायर अथॉरिटी से लेके तो उसको उन्होंने पास कर दिया कि भाई अब हमारा IAEA के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब हम उसे अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारी साइट्स के ऊपर जाए, देखे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है हम एटम बम बनाने लगे हैं, हम अभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा ही हैं, लेकिन हम IAEA को उसने अपना रोल प्ले नहीं किया पॉजिटिव, तो इसलिए हम जो है वो फेल हो गया। नहीं, IAEA फेल हो गया, ना उसने इसराइल को कंडेम किया ना US को कंडेम किया। और हकीकत तो यही है कि उनको, तो आपने देखा कि उनका जो ईरान के लिए जो रवैया है IAEA का, बहुत नेगेटिव है। और इसी की वजह से वो बयान दे रहे थे भाई बना रहा है 60% के ऊपर हो गया, अब बस एटम बम बनाने ही लगा, बना लेगा। ऐसी बातें हुई जिस वजह से और ज्यादा पैनिक क्रिएट किया गया दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया। तो ईरान अब भी कह रहा है कि भाई हम जो है वो फिलहाल आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बनाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई 1-2 साल के अंदर जो है शायद ये दोबारा से कोशिश करे और दोबारा से जो है काफ़ी हाई लेवल के ऊपर बनाएगा। देखिए ये जर्मन फॉरेन ऑफिस है, इसका एक ट्वीट आया हुआ है कि भाई ईरान का जो डिसीजन है, जो उसने सस्पेंड कर दी कॉपरेशन IAEA के साथ, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये बेसिकली क्या मैसेज दे रहा है कि भाई वो अपना जो ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको मजीद आगे लेके जाएंगे। तो ये एक इल्ज़ाम लगाने की इन्हीं के ऊपर कोशिश की गई है जुलाई 3 को, कल कल ठीक है। फिर आगे से जो है वो सैयद अब्बास अरागची साहब जो है, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि भाई ऐसा नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, ठीक है। और कह रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम NPT का हिस्सा ही हैं और हमारी जो मजलिस ने IAEA के साथ किया है, यानी उसकी जो सस्पेंड की है, तो उसके रोल के ऊपर की है, बाकी हम जो है उसके फैलाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अभी भी ईरान के लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हैं। अभी हम साथ में देख रहे हैं ईरान के ऊपर पाबंदियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी US एड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, जो थी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक अमेरिकन को 17 सेंट्स पर डे पड़ रहे थे, ठीक है। एक दिन के 17 सेंट्स उससे चार्ज हो रहे थे, जिसके बदले में ये पूरा US एड का जो सिलसिला था कि पूरी दुनिया के अंदर ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो खर्च होता था, जिसमें अफ्रीका जो है या साउथ एशिया जो है या पाकिस्तान के अंदर भी हम बात करें, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दूर दराज के एरियाज़ के अंदर US एड के थ्रू हुए हुए हैं। आप अक्सर इनका लोगो देख रहे होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। तो उसको जो है वो आखिरकार US एड को, उसके डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया गया ऑफिशियली, ठीक है। तो ये कब हुआ जी? ये 6 डिकेड्स के बाद, यानी 60 साल के बाद जो है उस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। और अमेरिका जो है, उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई वो आगे नहीं जा रहा, वो शायद पीछे की तरफ अब उसका सफर शुरू हो चुका है अमेरिका का, ठीक है। जो उसके डॉलर के हालात हैं, तो US जो है, US एड बेसिकली 64 साल के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एंड कर दिया। और ये चैरिटी बेस्ड जो थी, जिसमें बेसिकली फंडिंग होती थी और उसके बाद जो है वो सारा काम होता था। तो 85% बजट तो ऑलरेडी इसका कट हो चुका था, ठीक है। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो साहब, वो पहले इसको कंडेम भी कर चुके थे कि भाई हम जो है चैरिटी से कौमें आगे नहीं बढ़ती, तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे ट्रेड के थ्रू आगे बढ़ें। तो अब जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया है कि जो चैरिटी बेस्ड मॉडल है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। इससे जो है वो बेहतर, वो की बात तो हकीकत है कि चैरिटी से तो कौमें आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन वो कौमें जिनके हिस्सा आप खा गए हैं, जिनका हक आप खा गए हैं अफ्रीकन कंट्रीज का, ठीक है, जिनको निचोड़ रहे हैं आप, तो अगर आप उनका कुछ हिस्सा उनको वापस कर रहे हैं तो उसमें बुरी बात तो कोई नहीं। तो कह रहे हैं भाई ये इनइफेक्टिव अब हो चुका है, तो इसलिए जो है अब हम इसको खत्म कर रहे हैं। जबकि हमने 2 दिन पहले एक लेसन स्टडी की एक रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी, इसमें कहा गया था कि 14 मिलियन डेथ्स होंगी 2030 तक। तो ये एक बड़ी वॉर या पेंडेमिक की शक्ल में इतनी वॉर्स हो सकती हैं कि भाई 1 करोड़ 40 लाख लोग जो है मारे जाने का अंदेशा है US एड की वजह से 2030 तक, सिर्फ अगले 5 सालों में। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस जो है वो आने जा रहा है अगले सालों के अंदर। इससे मजीद क्या होगा इन ममालिक के अंदर, जो ममालिक पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे गुर्बत में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी, मजीद खींचातानी बढ़ेगी, मजीद जो है वो अफरा तफरी पैदा होगी दुनिया के अंदर, और कुछ भी इससे नहीं होगा। यानी पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, नेगेटिविटी मजीद बढ़ेगी इससे, ठीक है। और मजीद तबाही जो है दुनिया के अंदर आएगी। तो ये अब जो है इन्होंने उसको कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, US ने जो है वो फर्स्ट वेव ऑफ ईरान सैंक्शंस जो है वो अप्लाई कर दी हैं सीज फायर के जो हुआ है इसके बाद जो है। उससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने ये कहा था चाइना को कि भाई अब आप जो है वो ऑयल परचेज कर सकते हैं, लेकिन अब हमने देखा कि आज ही की न्यूज़ है कि इंडियन फर्म्स के ऊपर, ठीक है, और पाकिस्तानी फर्म्स के ऊपर, कुछ पाकिस्तानी और इंडियन फर्म्स जो कि इलीगली ईरान के ऑयल को जो है वो बाय कर रही थी, परचेज कर रही थी, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है। तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। जबकि दूसरी साइड से जो US है, एक साइड से पाबंदियां लगा के फिर वही काम प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है,
जबकि दूसरी साइड से जो है वो यूएस प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह से वो न्यूक्लियर टॉक्स जो है, जो यानी बातचीत इनकी हो रही थी, जो आपने देखा था 6 राउंड्स हुए थे, तो नेक्स्ट राउंड ओस्लो के अंदर जो है, नॉर्वे के अंदर कहा जा रहा है कि शायद इनका कंडक्ट हो, और अभी भी ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि वो जीरो इनरिचमेंट के ऊपर आए। तो फिर से वहीं से शायद हम ये देख रहे हैं कि एक सिलसिला स्टार्ट होने लगा है, जहां से 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, वही ब्लेम गेम, वही सब कुछ, और वही अब 6 महीने बाद फिर क्या ये करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अब वो क्या कर रहे हैं जी, उसने पाबंदियां जो है लगाना शुरू कर दी, और खास करके ऑयल को जो है टारगेट किया गया, और ऑयल की एक्सपोर्ट्स को, जो एक्चुअली में ईरान का पैसा है, ठीक है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है भाई कि इराकी बिजनेसमैन जो हैं, बेसिकली सलीम अहमद का नाम लिया जा रहा है कि ये यूएई बेस्ड कंपनी एक चलाते हैं, लेकिन ये इलीगली जो है वो ईरान का जो ऑयल है उसको इराक के नाम के ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्योंकि अलाउ तो नहीं है ईरान का तेल, तो इसलिए वो नाम बदल बदल के जो है दूसरे ममालिक से इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और बहुत ही कड़ी नजर रखी गई है कि भाई जो क्रूड ऑयल है ईरान का, वो कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं से रिफाइंड नहीं होना चाहिए, और कोई भी उसे बाहर सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो कह रहे हैं हम, क्योंकि वो उससे बाज नहीं आ रहा, तो जब तक वो हमारे साथ कोई डील नहीं करेगा, हम तब तक उसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो 1-2 साल के अंदर फिर से वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देंगे, यानी जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई है या तबाही हुई है, 1-2 साल के अंदर हम बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है अब दोबारा से प्रेशर इनके ऊपर डाला जा रहा है कि भाई 1-2 साल के अंदर हम ऐसा चलेंगे। तो अब ये गुस्सा किस चीज़ का निकाला जा रहा है कि अली ख़ामेनी जो हैं, उन्होंने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया, रिजीम भी चेंज नहीं हो सका, तो इनको इस चीज़ का गुस्सा है कि हुकूमत क्यों नहीं बदली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी कि फ़ोन कॉल हुई है पुतिन के बीच में और ट्रम्प के बीच में, तो रशिया विल नॉट बैक डाउन ऑन यूक्रेन वॉर गोल्स, पुतिन टेल्स ट्रम्प। ठीक है, तो ये जो है फ़ोन कॉल्स आपको पता है वक्तन फ़वक्तन ये करते रहते हैं, तो उन फ़ोन कॉल्स के अंदर क्या कहा गया है कि जो रशिया है उसने ये बात दोबारा से ट्रम्प को कही है कि जो मेरे वॉर गोल्स हैं, ठीक है, जो मैंने जंग के अंदर फैसले किए हुए हैं कि भाई जिस बात में मैंने जंग स्टार्ट की थी, वो जब तक पूरे नहीं होगी मैं तब तक नहीं करूंगा। यानी वो क्या है कि जब तक यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप की ख्वाहिशमंद होगा, तब तक मैं वॉर खत्म नहीं करूंगा, जब तक वो पीछे नहीं हटेगा नेटो की मेंबरशिप से, तब तक मैं वॉर खत्म नहीं करूंगा। तो व्लादिमीर पुतिन साहब जो है, उन्होंने फिर से रीअफर्म किया कि भाई हम जो है वो ये वॉर जो है, ये अपना जो स्टैंड है उसको पीछे नहीं करेंगे, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, फोन कॉल के अंदर बातचीत की गई है, और उन साथ में ये भी कहा है कि फ्यूचर में जब भी हम बातचीत करें, ठीक है, यानी रशिया और यूक्रेन जब भी बातचीत करें, तो बीच में अमेरिका नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं विदाउट यूएस मीडिएशन, कि अमेरिका को हम सालिस नहीं मान रहे, तो ये काफी इंसल्ट भी है अमेरिका की कि भाई वो ट्रम्प को ही कह रहे हैं कि आपको बीच में नहीं आना। यानी बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं ना कि अमेरिका वैसे भी यूक्रेन की मदद से थोड़ा सा पीछे हट रहा है, कि हम देख रहे हैं उसने कुछ चीजें भी रोक ली हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं हम आपकी मीडिएशन को नहीं मानते। लास्ट राउंड भी जो है हमने देखा जो है वो अंकारा के अंदर हुआ था, टर्की के अंदर, तो उसमें भी जो रशियन डिप्लोमेट्स थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने अमेरिकन को बाहर निकाल दिया था कि आप बाहर जाएंगे तो हम यूक्रेन के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रशिया का रवैया हम ये देख रहे हैं। तो रशिया ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है यानी पुतिन साहब जो है फिर से उन्होंने जोर दिया रूट कॉज के ऊपर, कि आपको इस बात का जब तक एहसास नहीं होगा कि ये जंग क्यों हुई है, ये जंग खत्म नहीं हो सकती, कि रूट कॉज यही है कि यूक्रेन ने जो 1992 में ट्रीटी की थी साइन के भाई हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब वही काम कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप नेटो का हिस्सा बन जाएं, नेटो हमारे बॉर्डर के ऊपर आ जाए और यहाँ पे अपने पैड्स बना के हमारे ऊपर यानी रशिया के ऊपर अटैक कर दे। इतना बड़ा बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का, तो आप यूक्रेन अगर नेटो के हाथ चला जाता है तो रशिया अगला टारगेट है उनका। ठीक है, तो रशिया ये कभी भी कबूल नहीं करेगा, वो बफर जोन रखेगा ही रखेगा। सो इसलिए रशिया का क्लेम ये है कि जब तक नेटो के एक्सपेंशन का ख्वाब ये देखेगा और यूक्रेन उसका हिस्सा बनने की कोशिश करेगा, तो हम तब तक ये वॉर खत्म नहीं करेंगे। जबकि दूसरी साइड पे अमेरिका जो है या पेंटागन जो है यानी अमेरिका की जो फौज है, उन्होंने कुछ चीजें रोक ली हैं, कुछ शिपमेंट्स जो हैं जो उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हामी भरी थी कि हम आपको एक डिफेंस सिस्टम देंगे, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और उसको रोक खत्म तो खैर नहीं किया लेकिन रोक लिया उसको। तो जिसके अंदर एयर डिफेंस मिसाइल्स जो है वो मौजूद थे, जिनको अब जो है वो नहीं दिया जा रहा है इनको। और ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई अभी फिलहाल हम सीज फायर की तरफ से कोई सिलसिला आगे नहीं चल रहा, लेकिन हम अभी यूक्रेन को मजीद ऐसे वेपन्स नहीं दे सकते जिससे मजीद जो है जंग आगे फैले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वॉर के बाद, ठीक है, ये जो बातचीत हुई है, इसी बातचीत के बाद ये नई जो है वो हेडलाइंस लगी हुई है, और वो क्या है कि रशिया पॉन्ड्स कीव्स विद टारगेट ड्रोन अटैक आवर्स आफ्टर पुतिन कॉल्स, कि 539 के करीब जो है वो ड्रोन्स और 6 के करीब मिसाइल मारे गए हैं इस फोन कॉल के बाद। ठीक है, कि यानी कि रशिया ने ट्रम्प से बात की और मजीद एग्रेसिवली जो है वो उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, और 539 के करीब, और अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला मारा जा रहा है। इससे पहले 400 की लाइन के अंदर जो है वो ड्रोन्स उसने मारे हैं, लेकिन आज उसने 539 ड्रोन जो है और 6 रॉकेट लॉन्चर उसने फायर किए हैं
यूक्रेन के अंदर। सो इसका मतलब अब रशिया एक बात में क्लियर है कि भाई जब तक उसके वॉर के गोल्स अचीव नहीं होते, कि जब तक नेटो जो है उसकी एक्सपेंशन यहाँ रुकेगी नहीं, तब तक मैं जो है वो कम से कम ये वॉर खत्म नहीं करूंगा। और उसके लिए यही हो सकता है कि यूक्रेन, अब एक ही तरीका बचा हुआ है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ठीक है, एक वो हिस्सा जो क्रीमिया वगैरह का है, ठीक है, जो हिस्सा जो है वो जहाँ पे एक्चुअली में रशिया का जो है वो होल्ड ज्यादा है, तो ये देखिए ये रशिया है अगर, और ये बेसिकली पूरे का पूरा यूक्रेन है। ठीक है, तो अब यूक्रेन के इस हिस्से तक तो ऑलरेडी जो है कब्जा हो चुका है रशिया का। अब रशिया ये कोशिश कर रहा है कि ये जो स्टेट्स हैं क्रीमिया या बाकी स्टेट्स, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया जाए और ये बफर जोन का काम करें रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन बेशक होता रहे, यानी वो नेटो का हिस्सा बने तो क्या फर्क पड़ता है भाई, लेकिन जब तक वो अगर इन बॉर्डर्स को सरेंडर नहीं करता, वो ये चाह रहा है कि ये बॉर्डर्स भी उसके पास रहे और यूक्रेन जो है वो नेटो यहाँ पे आके बैठ जाए और यहाँ से लॉन्च करे अटैक रशिया के ऊपर, तो ये प्यूटन कह रहा है मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए अगर ये रियासतें आप आजाद कर देते हैं, ठीक है, तो ये तो वैसे भी मेरी हामी है, यहाँ रशियन जुबान ज्यादा बोली जाती है, तो सीधी सी बात है कि भाई फिर जो है ना आप बेशक बाकी का जो यूक्रेन है उसको बना लो, लेकिन ये अगर आप साथ रख के बनाना चाहते हो नेटो का हिस्सा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो शायद इसका सोल्यूशन अगर आखिर में निकलेगा भी तो ये बफर स्टेट्स की सूरत में ही निकलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो आज के करंट अफेयर्स हैं।